सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन मुल्की जमहूरियत तबाह करने का बाइस है, ऐसे इदारों को आग लगा दें। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर के इजलास में वफाकी वजीर आजम सवाती की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर तनकीद, आईनी इदारे पर पैसे लेने और हमेशा धांधली करने के संगीन इल्जामात की बौछार कर डाली। जिशान भट्टी की रिपोर्ट। निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहां चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को निशाने पर रख लिया। अब की बार वार किया तो वफाकी वजीर आजम सवाती ने। सारे सिस्टम को जो है बुलडोज कर रहे हैं, तो जाहिर है कि हम भी जज्बात रखते हैं। भाई इस इदारे के पीछे कौन है? सेनेट की कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर के इजलास में आजम सवाती बोले कि इलेक्शन कमीशन मुल्क की जमहूरियत तबाह करने का बाइस है, ऐसे इदारों को आग लगा दें। वजीर मौसूफ ने आईनी इदारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर बिना सबूत दीगर संगीन तरीन इल्जामात की बौछार भी की। बोहतान लगाया कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं, इलेक्शन कमीशन हमेशा धांधली करता है। वजीर रेलवे के इन इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन हुकाम कायमा कमेटी इजलास से वॉकआउट कर गए। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल मलिक ने तमाम रुदात चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुनाई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन पर इंतखाबात बेचने के इल्जाम समेत दीगर इल्जामात पर शदीद इजहार बरहमी करते हुए पीर को अहम इजलास तलब कर लिया है। जराये के मुताबिक स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इजलास में ECP अराकीन को आजम सवाती के इल्जामात से आगाह करेंगे। वफाकी वजीर आजम सवाती कहते हैं कि ईवान सदर में तमाम आईनी इदारे मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ने जो टेक्निकल पहलू बताए उसके मुताबिक हुकूमत ने मशीन बनाई। जिस भी इदारे में करप्शन हो रही थी, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बेहतरी आएगी। हुकूमती खातून रुकन की 2 दिन कमेटी में बेइज्जती की गई, इसलिए वो आज नहीं आई। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। सीट जो है हुकूमत के ऊपर डाल रहे हैं। काम तो आपने करना है। पहली बात तो ये कि पार्लियामेंट भी कह रही है कि हमें EVM के ऊपर जाना चाहिए। कौन सी EVM ये डिसाइड करेगा आपका ECP, हम नहीं। सारे आईनी इदारे कह रहे हैं कि एक ट्रांसपेरेंट किस्म का इलेक्शन हो, गैर जानबदार हो, सीक्रेसी का ख्याल रखा जाए। जो आइन की जरूरत है हमें नहीं करने दे दे। जो चीजें आपने कही थी कि क्या जी एक मशीन ये सारे एतराजात को, सारी ऑब्जर्वेशन को पूरा कर सकती है, हमने आपको बना के दे दी। जो मशीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बनाई है वो एक नमूना है। अब इसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, बाकायदा जो कमीशन बना था सुप्रीम कोर्ट का उसका है कि हमने गैर मुनसिफाना रिगिंग को अपनी जमहूरियत से दूर करना है और वोट का तरीकेकार बेहतर तौर पे बनाने के लिए हर इदारा कह रहा है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। जो हमारी खातून मुहतरमा है उनकी जो 2 दिन जिस तरीके से बेइज्जती की गई, तो उन्होंने कहा मैं किसी सूरत में नहीं आऊंगी, मुझे आप वीडियो लिंक पे लें। वफाकी वजीर आजम सवाती के बयान पर मरियम नवाज का कहना है कि हमने इदारों पर नहीं, सिर्फ उनमें छुपे मनफी किरदारों पर तनकीद की। यहाँ हुकूमत पूरे इदारे को आग लगाने की धमकी लगा रही है और कोई भी पूछने वाला नहीं है। आपको बताएं कि मरियम नवाज ने आजम सवाती का बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हमने इदारों पर नहीं, सिर्फ उनमें छुपे मनफी किरदारों पर तनकीद की है, लेकिन यहाँ हुकूमत पूरे इदारे को आग लगाने की धमकी दे रही है और कोई भी पूछने वाला नहीं है। सेनेटर ताज हैदर की ज़ेर सदारत सेनेट पार्लिमानी अमूर कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में कमेटी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से मुतालिक तरमीम मुस्तरद कर दी, जबकि आजम सवाती ने इलेक्शन कमीशन पर धांधली करने के संगीन इल्जामात की बौछार कर डाली। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर आजम नजीम तारड़ साहब। और सर, क्या कहेंगे, वफाकी वजीर की जानिब से एक आईनी इदारे पर इस तरह के इल्जामात लगाए गए हैं? देखिए, बड़ी बहस तमहीज के बाद ये फैसला किया गया है और ये हम 88 रोज इस पे हमने काम किया। 3 माह के करीब कमेटी इस मामले को लेकर बैठी रही और तमाम स्टेक होल्डर्स ने इसकी मुखालफत की, सियासी जमातों ने, सवाए हुकूमत से। फिर हमने इंडिपेंडेंट बॉडीज जो हैं, जो कि ऐसी NGOs जो इस हवाले से काम करती हैं, फैफन है, फिल्डेट है,
ان کو بلایا, ان کی بات سنی. ہم نے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس تھے انٹرنیشنل جنہوں نے حکومت پاکستان کے کہنے پہ ابھی ریسرچ کی رپورٹ سبمٹ کی تھی, ان کو سنا اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ ایک وائز موو نہیں ہے اور اس میں ابھی یک مشت اس کو متعارف کرانا ممکن نہیں. ہم ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہیں. ہم نے کہا کہ آپ اسے پائلٹ پروجیکٹس میں لے کے جائیں, ضمنی انتخابات میں دیکھیں, لوکل گورنمنٹس میں کچھ پارشل اس کا آپ کریں استعمال. لیکن حکومت اس حد تک اس سے جڑی ہوئی ہے اور پتہ نہیں اس کی وجوہات کیا ہیں کہ آج تو انہوں نے کمال کر دیا. پہلے الیکشن کمیشن پہ تہمت لگائی کہ انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد پھر حکومتی وزراء 6 وزراء واک آؤٹ کر گئے. تو یہ تکلیف سے بات ہے, اس طرح جمہوری نظام میں نہیں ہوتا. آپ کو اختلاف رائے کا حق ہے, آپ کو رائے سننی چاہیے اور اس کے بعد اپنا جواب دینا چاہیے بجائے واک آؤٹ کرنے کے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر آپ کا. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ آج کی سینٹ کمیٹی میں وفاقی وزیر الیکشن کمیشن پر حملہ آور ہوا. حکومت الیکشن کمیشن کو دباؤ میں لانا چاہتی ہے. کوشش ہو رہی ہے کہ اگلا الیکشن کمیشن نہیں حکومت کرائے. الیکشن کمیشن پر قبضہ کر کے آئندہ الیکشن میں دھاندلی کی کوشش ہو رہی ہے. کہا حکومت کے اقدامات اور کوششوں کو مسترد کرتے ہیں. الیکشن چوری ہوتے رہے تو ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا. سینٹ کی کمیٹی کے اندر پارلیمنٹ کے ریکارڈ پر پارلیمنٹ کے سامنے الیکشن کمیشن نے 37 نکات رکھے ہیں کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں پاکستان کے الیکشن کے نظام کو تباہ کر دیں گی, یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. یہ میں نہیں کہتا, یہ الیکشن کمیشن ریکارڈ پر پاکستان کی سینٹ کے سامنے رکھ کر گیا ہے, جس کا اس کو صلہ یہ ملا کہ ایک وفاقی وزیر نے کمیٹی کے اندر ان کو کہا کہ تم چور ہو اور تم پیسے کھاتے ہو. جب سے یہ حکومت آئی ہے, یہ چوروں کی حکومت آئی ہے, یہ چوری کے نعرے مارتی ہے کہ تاکہ ہماری چوری پر شک شبہ نہ ہو. پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں کہ حکومت کا الیکشن کمیشن پر پیسے پکڑنے کا الزام شرمناک ہے. عمران خان حکومت نے اختلاف رائے رکھنے والوں پر الزام لگانے کا وتیرہ بنا رکھا ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر الیکشن کمیشن کے اعتراضات کا جواب نہیں تھا تو الزام لگا دیا گیا. یہ کہنا ہے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر کا. انہوں نے کہا کہ حکومت کا الیکشن کمیشن پر پیسے پکڑنے کا الزام لگانا شرمناک ہے. عمران حکومت کا اختلاف رائے رکھنے والوں پر الزام لگانا اب وتیرہ بن چکا ہے. وفاقی وزیر شبلی فراز کہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا اس پر تو بات ہی نہیں ہوئی. اپوزیشن پہلے دن سے پلان بنا رہی ہے کہ شفاف الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہیے. آج پہلا دن تھا جس میں کہ ہم اس پورے بل کی کلوز بائی کلوز بات کرنا چاہتے تھے, تو ادھر اپوزیشن نے کہا کہ نہیں جی ہم ڈسکس نہیں کرتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر ہمیں اٹھنا پڑا, کیونکہ اگر موقع ہی نہیں دیا گیا ہمیں کہ ہم اپنا نقطہ نظر پیش کر سکیں کمیٹی کے سامنے, تو پھر تو یہ ون سائیڈڈ شو ہوا. 3 دن لگا دیے ایک فضول بحث میں, جس میں کہ جی اس کو ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. اور جب اصل چیز ہے جس مقصد کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہم آئے ہیں, یہاں پہ اتنی میٹنگز ہوئی ہیں, اسی کو ڈسکس نہ کرنے دیا جائے چیئرمین کی طرف سے یا ممبران کی طرف سے. یہ جو ہے تو اسٹیٹس کو کے نمائندے ہیں, یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں جو انتخابی عمل ہے وہ شفاف طریقے سے اور ایک منظم اور ایک قابل اعتبار طریقے سے ہو. ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا, بیکاز یہ جس طریقے سے الیکشن کراتے ہیں, یہ جو الیکشن کرتے ہیں, اس سے تو ان کو پھر نقصان ہی ہوگا. گجرانوالہ کنٹونمنٹ انتخابات کی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی. 10 وارڈز میں 95 امیدوار سیاسی پنجہ آزمائی کریں گے. 41 پولنگ سٹیشنز پر 59,280 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے. تحریک انصاف اور نون لیگ کے درمیان کانٹے کے مقابلے کی توقع ہے. زاہد اقبال رانا کی رپورٹ. گجرانوالہ کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات قریب آتے ہی سیاسی جوڑ توڑ میں تیزی آ گئی. ووٹرز کے ناز نخرے آسمان پر پہنچ گئے. ووٹرز کے تواضع کے لیے سارا دن مختلف قسم کے پکوان تیار کیے جا رہے ہیں. امیدواروں نے حلقے کو بینرز اور فلیکسز سے دلہن کی طرح سجا دیا. ہم تو جو ہے نا پی ٹی آئی کے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں گے. ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں نثار احمد بیگ صاحب ہیں,
और बहुत ही मुखलस लीडर हैं। कंटोनमेंट बोर्ड गुजरांवाला के हलके के कुल वोटर्स 59,280 हैं। मर्द वोटर्स की तादाद 31,505 जबकि खवातीन वोटर्स की 27,775 है। 12 सितंबर को 10 वार्ड्स में 95 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। मलक आज़ाद साहब जो शेर के निशान पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से मुंतखब होंगे और इंशाल्लाह अज़्ज़वजल कश्मीर कॉलोनी की तारीख बदल देंगे। शेर जीतेगा और अपना मियां नवाज शरीफ के विजन को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 41 पोलिंग स्टेशन कायम किए हैं जिनमें मर्दों और खवातीन के 8 पोलिंग स्टेशन जबकि 25 मुश्तरका होंगे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर तनवीरुल हसन खान लंका को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। गुजरांवाला कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए 108 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे मगर 13 दस्तबरदार हो गए। नून लीग और तहरीक इंसाफ ने तमाम 10 वार्ड्स में उम्मीदवारों को टिकट्स जारी किए हैं जबकि पीपल्स पार्टी ने 2, काफ लीग ने 4 और तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान ने 5 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। दीगर अहम खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। लाहौर में मूसलाधार बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया मगर साथ ही 180 से जायद फीडर्स की बत्ती भी गुल हो गई। कई नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। लाहौर में अलल सुबह काली घटाओं का राज हो गया। आसमान पर बादलों के सबब अंधेरा सा छा गया। यूं लगा जैसे कुछ देर कबल ही गई रात ने यू टर्न लेकर दोबारा मुखड़ा दिखा दिया। बस फिर क्या था, आनन फानन बादलों का ज़र्ब छलक पड़ा और हो गई बारिश शुरू और वो भी मूसलाधार, जोरों की बकसरत और लगातार। और फिर वही हुआ जो शहर लाहौर बल्कि सारे मुल्क ही की रीत है। बूंदे पड़ते ही लेस्को के 180 से जायद फीडर्स ने टका सा जवाब दे दिया। शहर के बेशतर इलाकों को बिजली ने खुदा हाफिज कह दिया। मगर बारिश की एक और कारिस्तानी या इंतजामिया की एक और नाअहली का जिक्र अभी बाकी है। बरखा रुत ने शहर के बेशतर नशेबी इलाकों में पानी भर दिया। गुमा होने लगा कि रावी भी रोमानवी मौसम से महजूज होने शहर के बीचों बीच आन थमका है। सड़कों पर पानी ने मोटरसाइकिल और गाड़ियां खराब करने का फरीदा खूब निभाया। ना जाने का रास्ता है ना आने का रास्ता है। इतने परेशान हुए ना गाड़ी चल सकती है जो बेचारा फंस जाता बेचारा। सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी हो गया। झट से फौरी निकासी आब का हुक्म दे डाला। सीटीओ लाहौर मुंतजर मेहदी भी मुतहरिक हो गए। शहरियों को किसी भी तो ट्रैफिक जैम ना होने की तसल्ली दी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर भी लक्ष्मी चौक पर आ गए और अपनी आंखों के सामने जमा हुआ पानी निकलवाते रहे। लाहौर के बाद रुख करेंगे शहर इक़्तिदार का, जहां पर बादल बरस पड़े और बारिश के बायस इस्लामाबाद का मौसम भी सुहाना हो चुका है। मज़ीद बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा सबा बजीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबा, बताइएगा कैसा है शहर इक़्तिदार का मौसम? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अचानक बारिश होने से गर्मी का जोर टूट गया है और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर चुकी है क्योंकि तेज़ बारिश के बाद मौसम यकसर बदल गया है और इस वक्त भी जुड़वा शहरों में बहुत तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। अगर इस वक्त जिक्र करें ब्लू एरिया की, तो अगर मेरा कैमरामैन अरसलान बलोच आपको दिखा सके तो ये ब्लू एरिया की मेन शाहराह है जहाँ पर सीवरेज का निज़ाम ना होने की वजह से पानी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है और यहाँ पर पानी जो है उसने रास्ते को भी डुबो ही डाला है। और अगर इस्लामाबाद के मुतअद्दिद इलाके हैं वहाँ का जिक्र करें तो वहाँ पर भी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है और रावलपिंडी के मुतअद्दिद इलाके तेज़ बारिश की वजह से ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं क्योंकि बारिश वहाँ पर भी बहुत तेज़ बरस रही है। गर्मी का तो ज़ोर टूट गया है पर बारिश
रहमत के बजाय जहमत बन चुकी है, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज़ बारिश के बाद सीवरेज का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो चुका है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो रस्तों पर जमा है और तेज़ बारिश का ये सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि बारिशों का हालिया सिलसिला आइंदा कुछ रोज़ तक जारी रहेगा, जबकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मज़ीद बारिश की पेशगोई भी की। ठीक है, बहुत शुक्रिया सबा आपका। नारोवाल में सुबह से जारी मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे हैं। पासपोर्ट ऑफिस कचहरी रोड, एजुकेशन ऑफिस के बाहर पानी जमा हो गया है। साइलिन और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको बताएं कि नारोवाल में भी सुबह से जारी मूसलाधार बारिश है और शहर के कई इलाके नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। यासिर अराफात से मज़ीद जानते हैं। यासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, आज सुबह सवेरे से मूसलाधार बारिश होने का जो सिलसिला है वो मुसलसल जारी है। मूसलाधार बारिश से पूरा शहर जो है वो नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है। मैं इस वक्त नारोवाल कचहरी रोड पर मौजूद हूँ। नारोवाल कचहरी रोड पर पासपोर्ट ऑफिस है, सीओ एजुकेशन ऑफिस है और सीओ हेल्थ ऑफिस है। यकीन जानिए जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर 2 से 2.5 फुट तक पानी जो है वो खड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों के मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ भी बंद हुई, जिसकी वजह से पासपोर्ट ऑफिस आए हुए साइलिन को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। अगर हम बात करें इस तमाम तर सूरत हाल पर म्यूनसिपल कमेटी की और ज़िली इंतज़ामिया की, तो कोई बंदा यकीन जानिए हमें सीन पर नज़र नहीं आ रहा है। तमाम तर जो मुश्किलात हैं वो शहरियों के लिए हैं। इसकी वजूहत ये, सबसे बड़ी वजूहत ये है कि तमाम तर जो बरसाती जो नाले हैं उनकी सफाई नहीं की जाती, जिसकी वजह से जब भी बारिश होती है तो शहर में 2 से 3 फुट तक पानी खड़ा हो जाता है। इसी तरह ईदगाह रोड है, करबला मोड़ है, जहाँ पर 3-3 फुट तक पानी जो है जमा हो चुका है। यहाँ पर मैं कचहरी रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आने वाले जो शहरी हैं उनका जो मेन बाज़ार आने का यही वाहिद रास्ता है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बराह रास्त आपको पेशावर लिए चलते हैं। वज़ीर आला KP के इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। स्क्वाश को भी, वॉलीबॉल को भी, जितनी भी हमारी वो है, जितनी भी हमारी गेम्स है उनको दोबारा उठाना है और अपने बच्चों और बच्चियों को इसमें इन्वॉल्व करना है। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये अकेले गवर्नमेंट की नहीं है। ये आप जितने भी यहाँ पर लेजेंड मौजूद है, ये आपका काम है कि हम इन बच्चों को सपोर्ट करें। स्कूल उसे उठाना है, जिस तरह अबिन मजीद साहब ने कहा कि अब हम वो बच्चों को स्कूल के उसे क्रिकेट के लिए उठाना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस तरह हॉकी का भी हम करें। मुझे याद है हम छोटे थे, मेरे वालिद साहब जो स्वाद में ख्वाजा खेला एक इलाका है, वहाँ पर डॉक्टर थे। हम छोटे थे, हमारे पास ये फैसिलिटीज़ नहीं थी। आज तो बच्चों को हॉकी, ये फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब आपको स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट या किसी न किसी तरीके से आपको अवेलेबल हो जाती है। हम दरख्त पे चढ़ के वो हॉकी वाला वो जो जिस तरह उसका वो स्ट्रक्चर होता है उसको काट के और अपने लिए खुद बॉल बनाते थे उसके लिए, और वो कहते थे वो समीउल्ला के पास और उसके पास और ये उसके पास। वो कमेंट्री उस वक्त तरीकाकार यही था। तो हम इस तरह हॉकी खेलते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ पूरा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट खड़ा है। आपका आगे बढ़े और आपको बताएं कि किसी का फैशन आइकॉन बूम बूम अफरीदी है तो कोई अपने आप को ही हीरो समझता है, कोई अर्तुगरुल का दीवाना है तो कोई पाकिस्तानी ड्रामों का मद्दाह है। बेशतर खिलाड़ियों को शुमाली इलाका जात घूमना पसंद है। क्रिकेटर्स की पसंद और नापसंद बारे ये रिपोर्ट देखिए। के दिलदादा होते हैं। मोहम्मद रिजवान को शाहिद आफरीदी अच्छे लगते हैं तो शाहीन शाह आफरीदी को मोहम्मद रिजवान का अंदाज पसंद है, जबकि हसन अली अपने ही फैशन के दिलदादा हैं। मुझे तो रिजवान नहीं, मेरे चेहरे को देख के लगता है नहीं मैं नहीं करता। जो भी मुझे मिलता है मैं बस पहन लेता हूँ। मैं ऐसा कोई देखता नहीं हूँ कि यार ये सूट ज्यादा करता है। फखर जमान और शाहीन शाह आफरीदी तुर्क ड्रामों के मद्दाह हैं तो शादाब खान पाकिस्तानी ड्रामे देखना पसंद करते हैं। मैंने अर्तुगरुल और अभी उस्मान देख रहा हूँ। रक्स बिस्मिल था और अभी खुदा और मोहब्बत। तुर्किश ड्रामा जो है अर्तुगरुल, फिर उसके बाद उस्मान, पूरा देखा है मैंने। फिलहाल जिस तरह एक ड्रामा तो चल रहा है खुदा और मोहब्बत, उसको देख रहा हूँ। नेटफ्लिक्स तो नहीं मैं देख रहा, लेकिन यूट्यूब पर मैं अर्तुगरुल देख रहा हूँ। जबकि कुछ खिलाड़ियों ने तो अभी से अपनी खुदनविश के नाम भी सोच रखे हैं। मेरे ख्याल में फखर जमान, क्रिकेटर और सेलर, ऐसा कुछ होगा।
हम्बल पर्सन। उसका टाइटल HR 150। बात हो अगर छुट्टियां गुजारने की तो किसी को तुर्की पसंद है, कोई यूरोप का दीवाना है और किसी को पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात अच्छे लगते हैं। अभी तक तो छुट्टियां मिली नहीं, लेकिन अपना पाकिस्तान में जो नॉर्थ एरिया टर्की मुझे काफी पसंद है। न्यूजीलैंड। आउट ऑफ कंट्री अगर पूछे तो दुबई। क्रिकेटर्स की पसंद और नापसंद भी सनद का दर्जा रखती है। उनके मद्दाह इनके नक्शे कदम पर चलकर खुशी महसूस करते हैं। महमूद रियाज, सिटी 21। दीगर अहम खबरों का अहवाल लेकिन इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। 73 साल की उम्र, किराए का घर और सर पर कर्जा। इस्लामाबाद के बुजुर्ग और बाहिम्मत फूड डिलीवरी राइडर फयाज अख्तर फैजी की कहानी सुना रही हैं सबा बजीर। फयाज अख्तर 2003 में वजारत खजाना से रिटायर्ड हुए। दुकान खोली और बड़े मुनाफे की आस पर सारी जमा पूंजी लगा दी। सब कुछ ठीक चल रहा था मगर फिर कोरोना आ गया, कारोबार ठप हुआ तो कर्ज भी चढ़ गया। 73 साल के बाबा जी ने मोटरसाइकिल संभाल कर फूड डिलीवरी शुरू कर दी। 2003 में रिटायर हुआ। वो छोटी सी दुकान बेटे को डाल के दी मोबाइलों की। वो करते करते वो कोरोना की नज़र हो गई। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। फिर मैंने कुछ सर्वे किया, फिर बेहतर मैंने यही समझा कि मैं फूड पांडा को ज्वाइन कर लेता हूँ। आमदनी थोड़ी है, खर्चे ज्यादा। फयाज अख्तर चाहते हैं दिन रात काम करें मगर क्या करें, रात को ठीक तरह दिखाई नहीं देता। दिन के टाइम मैं फूड पांडा करता हूँ, इसलिए कि एक डे लाइट में विजन होती है। रात के टाइम जो मेरा डिस्टर्बेंस आ जाती है क्योंकि मैंने ऐनक पहनी हुई है। टिप के पैसों से बाइक में पेट्रोल डलवाने वाले फयाज अख्तर का कहना है कि ये उम्र काम की नहीं आराम की है, मगर घर का पहिया भी चलाना है। सरकारी इदारे से रिटायर्ड 73 साल के फयाज अख्तर घर घर फूड डिलीवरी करते हुए अपने ही घर का पहिया चलाते हैं और नौजवान नस्ल के लिए किसी मिसाल से कम नहीं। कैमरामैन आशिर भट्टी के हमरा सबा बजीर, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। थर की तारीख में पहली बार लड़की के नाम पर स्कूल कायम कर दिया गया। हिब्बा माला स्कूल की शुरुआत एक झोंपड़ी से हुई। तालिबा हिब्बा माला ने खुद से मंसूब स्कूल का इफ्तिताह भी खुद किया। GR जुनेजो की रिपोर्ट देखिए। थर पारकर में जहां लड़कियों की तालीम की शरह निहायत कम है, वहां एक समाजी तंजीम थर एजुकेशन अलायंस ने कमाल काम कर दिखाया। हुनहार तलबा जयमाला के नाम पर तहसील इस्लाम कोट के गांव मजनून में स्कूल कायम कर दिया। जयमाला स्कूल में बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। किताबें और यूनिफॉर्म भी मुफ्त फराहम किया जाता है। फर्नीचर भी मुहैया किया गया है, जबकि यहाँ खवातीन असातिज़ा खिदमात सर अंजाम देती हैं। स्कूल के अहाते में पौधे भी लगाए गए हैं। जयमाला अपने नाम पर स्कूल का नाम रखे जाने पर निहायत खुश है। यहाँ पे जो साइड में जो गांव थे वहाँ पर पहले कोई स्कूल नहीं थी और ये 3-4 गांवों में एक ही स्कूल है जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आगे यही बच्चे पढ़कर एक मजीद मुस्बत जो हमारे मुआशरे के फर्द बन पाएंगे। जयमाला स्कूल इस वक्त थर के रवायती कच्चे झोंपड़े में चल रहा है। समाजी इदारे ने उसे जल्द इमारत फराहम करने का ऐलान किया है। और न्यूज़ स्टूडियो